हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने देखा कि कोई बॉडी का दो एट्रीब्यूट्स है, मास एंड चार्ज। चार्ज के बारे में हमने देखा कि अगर कोई पार्टिकल के पास चार्ज है तो उसके पास मास 100% होगा। ओके, अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो चार्ज जो है, ठीक है, जिसमें हम लोग कैसे चार्ज के बारे में पढ़ेंगे अभी, तो स्टैटिक चार्ज के बारे में। ओके, तो स्टैटिक चार्ज जनरल लाइफ में, जनरल फेनोमेना में हम लोग मतलब कैसे उसको फील करते हैं। तो सिंपली हम लोग बहुत हमारे आसपास हमेशा ये घटते रहता है। एज फॉर एग्जांपल, मान लो कि हम लोग बहुत चलते हैं कारपेट पे, जब चलते हैं ना तो क्या होता है कि कारपेट पर हम लोग शू पहन के चलते हैं तो ड्यू टू फ्रिक्शन क्या होता है, चार्ज का सेपरेशन होता है। और क्या होता है, अगर हम किसी दूसरे बॉडी से अगर हैंडशेक करते हैं तो कोई दूसरा बॉडी जो होता है ना, या कोई दूसरा पर्सन जो होता है वो हमारे चार्ज को फील करता है। या फिर बहुत बार हम लोग डोर नॉब को देखते हैं कि डोर नॉब भी क्या होता है कि सपोज डोर नॉब को जैसे ही हम लोग छूते हैं तो हल्का सा झटका या शॉक लगता है। तो ये सब किसके कारण होता है स्टूडेंट्स? ये स्टैटिक चार्ज के कारण होता है। स्टैटिक चार्ज क्या होता है कि हमारे शरीर में अपीयर होने लगता है ड्यू टू फ्रिक्शन जब हम लोग चलते हैं। तो ये एक फेनोमेना हो गया। दूसरा फेनोमेना ये भी है, जैसे हम लोग का फ़ैन हो गया। तो फ़ैन के केस में हम लोग क्या देखते हैं कि जनरली जो रूम में जो फ़ैन होता है वो जो चलते रहता है हमेशा, तो कुछ दिनों बाद हम लोग देखते हैं कि उस फ़ैन के ऊपर जो होता है ना, डस्ट पार्टिकल क्या होते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं। तो उसको हमको क्या करता है, हमेशा हमको साफ़ करना होता है। तो उसमें डस्ट पार्टिकल कभी आप सोचे हो कि जमा क्यों हो जाता है या कलेक्ट चिपक कैसे जाता है? तो उसमें तो कोई चिपकने वाला चीज़ होता नहीं है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो फैंस जो होते हैं ना, फैन ब्लेड होता है, तो ब्लेड को पहले कोटिंग किया जाता है, ठीक है। पहले वो जो पेंट किया जाता है, पेंट से क्या कहते हैं उसको इंसुलेटेड बना दिया जाता है। अब वो क्या करता है, जब भी वो ऐसे रोटेट करता है तो सराउंडिंग में जितने भी एयर मॉलिक्यूल्स होता है ना, उसको क्या करता है, आयोनाइज कर देता है। या फिर ऐसा बोले कि ड्यू टू कंटिन्यूस फ्रिक्शन ऑफ एयर मॉलिक्यूल, तो उसमें क्या होता है, उसमें एक चार्ज पार्टिकल अपीयर होने लगता है। किस पे? तो हम बोल सकते हैं फ़ैन के ब्लेड्स पे। उसके बाद जैसे जैसे चार्ज पार्टिकल अपीयर होगा तो उसके बाद किसी दूसरे एयर मॉलिक्यूल को क्या करता है, वो अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण क्या होता है कि समय के साथ जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उस पर चिपकने लगते हैं और बाद में हमको 3 महीना 4 महीना में हमको उसको साफ़ करना होता है। तो ये एक एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। और तीसरा एग्जांपल दे सकते हैं, सपोज मान लो कि जब हम लोग कॉम्बिंग करते हैं तो ड्राई एयर में जब हम लोग कॉम्बिंग करेंगे तो कॉम्ब पे भी क्या हो जाएगा, हेयर से कुछ चार्ज अपीयर हो जाएगा। अब उसको हम लोग को देखने के लिए क्या करते हैं, हम लोग पेपर पीस ऑफ पेपर लेते हैं छोटे छोटे टुकड़े करके, और उसके बाद वो कॉम्ब को उसके करीब में ले जाते हैं। तो क्या होता है कि कॉम्ब में जो चार्ज होता है ना, वो जो पेपर का जो अपोजिट चार्ज है उसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण वो फिर से चिपक जाता है, ठीक है। तो ऐसा ही फेनोमेना होता है। एज फॉर एग्जांपल, मान लो कि आप बलून को भी देख सकते हो। सपोज मान लो कि अगर कोई बलून है, बलून को हम इन्फ्लेट करते हैं, गुब्बारे को फुलाते हैं, और गुब्बारे को फुला कर डायरेक्ट ऐसे यहाँ पे रखेंगे तो वो गिर जाएगा नीचे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अगर उसको विदाउट एनी एक्सटर्नल एडहेसिव, मान लो कि फेविकॉल के लगा के नहीं चिपकाना है, ऐसे ही चिपका देना है, तो फिर वो कैसे होगा? तो उसको हम लोग क्या करेंगे, बलून जब इन्फ्लेट हो जाता है तो उसको हम पीछे अपने बालों पे क्या करते हैं, रब करते हैं, जिसके कारण बलून पे क्या होता है, एक टाइप का चार्ज अपीयर होता है। अब जैसे ही बलून को हम तो वॉल के पास ले जाते हैं, तो जो एक टाइप ऑफ चार्ज जो बलून पर क्रिएट हो चुका है या अपीयर हो चुका है, वो चार्ज इस वॉल के दूसरे वाले चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और जिसके कारण क्या होता है, चिपक जाता है। तो ये बहुत सारे ऐसे फेनोमेना होते हैं जिसमें हम लोग स्टैटिक चार्ज के फेनोमेना को हम लोग डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं, और इसी के बारे में हम लोग को यहाँ पे इसके स्टडी करना है, ठीक है। तो अब हम लोग, जैसे कि हमने देखा चार्ज, ओके, तो अब हम लोग देखेंगे कि ये जो चार्ज है वो हम फर्दर कैसे कोरिलेट करेंगे। ये तो अभी हमने देख लिया ना कि अगर हमने देखा कि कोई बॉडी पे चार्ज है तो उसके पास मास है, इतना हमने देख लिया, और हमने इसका फिजिकल फेनोमेना भी देख लिया कि हाँ भाई ये स्टैटिक चार्ज है। लेकिन ये चार्ज होता क्या है, आता कहाँ से है, ये अभी हम लोग जानेंगे, ठीक है, वन बाई वन। तो चार्ज के बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी पार्टिकल के या किसी भी बॉडी के एक आइसोलेटेड एटम का स्टडी करते हैं। यानी हम लोग जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में ऑलरेडी 11th में पढ़े होंगे, तो उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे और उसी से कोरिलेट करके देखेंगे कि चार्ज आखिर है क्या, ठीक है। तो इनफैक्ट स्टूडेंट्स क्या होता है, चार्ज का जो नेचर जो होता है ना, ये फिनोमेना से ही हमको पता चला कि चार्ज कोई एक टाइप का नहीं होता है, वो 2 टाइप का चार्ज होता है, ठीक है।
और ये फिनोमेना से हमको पता चलता है, बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस हुए हैं पहले, हमको पता चलता है कि जब सिमिलर चार्ज जब पास पास में रहता है तो वो एक दूसरे को रिपेल करता है, और जो डिसिमिलर चार्ज होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो क्योंकि चार्ज दो टाइप का होता है तो इसी के लिए हम लोग क्या इससे समझते हैं कि दोनों को अलग अलग मतलब बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए उसका अलग अलग बाइफर्केशन की हम लोग करते हैं, और उसी को हम लोग जानते हैं कि एक टाइप के चार्ज को हम लोग पॉजिटिव चार्ज मानते हैं और दूसरे टाइप के चार्ज को हम लोग नेगेटिव चार्ज मानते हैं। तो इसी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को हम लोग किससे अभी कोरिलेट करेंगे, इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग एटम के स्ट्रक्चर से देखें। तो आइए हम लोग देखते हैं। मान लिया कि हमने यहाँ पे एक आइसोलेटेड एटम लेते हैं, मान लिया यहाँ पे हम एक आइसोलेटेड एटम लेते हैं, ये एक एटम है। ठीक है, हमको पता है कि एटम का जो कोर पार्ट होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और ये न्यूक्लियस जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, इसके ऑर्बिट में चक्कर खाता है न्यूक्लियस के चारों तरफ। ओके, तो हम यहाँ पे क्या है, एक आइसोलेटेड एटम लिए हुए, आइसोलेटेड एटम का ये पिक्चर है, सपोज रिप्रेजेंटेशन है। तो इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे। ओके, तो ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। ये मेरा न्यूक्लियस है। इसमें क्या क्या होते हैं स्टूडेंट्स, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और ये जो है वो मेरा आउटर ऑर्बिट है, आउटर ऑर्बिट, आउटर ऑर्बिट है। और आउटर ऑर्बिट है, वैसे बहुत सारे ऑर्बिट है लेकिन हमने यहाँ पे एक ही ऑर्बिट दिखाया, उसी को आउटर ऑर्बिट से हम लोग इसको देख रहे हैं। तो आउटर ऑर्बिट में क्या होता है, या आउटर ऑर्बिट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर खाते हैं। ओके, तो ये मेरा न्यूक्लियस हो गया जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा न्यूक्लियस और ये मेरा आउटर ऑर्बिट हो गया जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर खाते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसी इलेक्ट्रॉन के बारे में और इसी प्रोटॉन के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा कि जो चार्ज पार्टिकल है, चार्ज जो है उसको हम लोग दो तरीके से बांटते हैं। एक जो होता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ओके, अब इसी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को हम लोग कोरिलेट करेंगे। तो यहाँ पे जो आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को हमने देखा कि हम लोग इसको नेगेटिव से कोरिलेट करते हैं, यानी ऐसा भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन का बात करेंगे तो इसमें हम लोग देख लेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। ओके, इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। ओके, अब ये जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो इसको हम अलग लिखते हैं, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो इसी के बारे में आगे बढ़ाते हैं। तो इसका चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो हम लोग लिखते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो होता है वो होता है, इसको हम QE से लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट E से भी लिख सकते हैं। ये होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। C जो है वो क्या है, कूलम का, C जो है वो कूलम से लिया गया है, और ये कूलम जो होता है ये चार्ज का यूनिट होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं SI यूनिट ऑफ चार्ज इज क्या है, कूलम, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो C से करते हैं। ठीक है, इसके पहले देखेंगे। अब ये जो चार्ज पार्टिकल है, जैसा कि हमने बोला कि अगर कोई भी पार्टिकल चार्ज है तो इसके पास मास ज़रूर होगा, तो मास भी हम लोग देख लेते हैं। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ME, इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ये होता है 9.1 × 10⁻−31 kg अप्रॉक्सीमेट। ओके, ये इतना होता है। ओके, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसको हम लोग एक प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में भी डिफाइन करते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ये है रिप्रेजेंटेशन
ऑफ इलेक्ट्रॉन E, ओके, ये E है और ये है -1 और ये है 0। ऊपर वाला जो है इसको हम लोग रिलेट करते हैं रिलेटिव मास से, रिलेटिव मास, और नीचे वाला जो है इसको हम लोग को रिलेट करते हैं रिलेटिव चार्ज से। ओके, तो ये मेरा रिलेटिव मास हो गया और ये रिलेटिव चार्ज। ये किसके रिस्पेक्ट में हम लोग बात करते हैं? तो प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। तो ये प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में मेरा रिलेटिव मास हो गया और ये प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में हो गया रिलेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये रिलेटिव मास को 0 हमने क्यों लिया है? क्योंकि प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में इसका मास बहुत ही छोटा होता है, इसी के लिए इसको इग्नोर कर देते हैं। और क्योंकि जितना चार्ज प्रोटॉन का होता है उतना ही चार्ज अमाउंट में अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन का होगा, लेकिन पोलैरिटी या फिर जो हम नेचर देखेंगे तो नेचर जस्ट अपोजिट होता है। तो इसी के लिए, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है, तो इसी के लिए इसको -1 लिखते हैं। प्रोटॉन के केस में यही हम लोग का क्या हो जाएगा? तो प्रोटॉन के केस में हो जाएगा मेरा पॉजिटिव। ओके, तो इसको अब स्टूडेंट्स हम लोग पॉजिटिव चार्ज के बारे में जानते हैं। ओके, तो पॉजिटिव चार्ज को कोरिलेट करते हैं प्रोटॉन से। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे प्रोटॉन्स जो होता है, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। ठीक है, इनका जो चार्ज होता है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का चार्ज होता है वो हम लोग QP से या फिर डायरेक्ट P से भी डिनोट कर सकते हैं। ये होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्लस दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग क्योंकि दिखा रहे हैं तो उधर निगेटिव है तो इसको प्लस दिखा दिया। ओके, वैसे ही इसका अपना एक मास भी है। तो अगर हम मास का बात करेंगे, क्योंकि चार्ज है तो मास तो होगा ही, मास ऑफ प्रोटॉन जो है उसको हम लोग लिखेंगे मास ऑफ प्रोटॉन, ये होगा अप्रॉक्सीमेट 1.67 × 10⁻27 kg। तो अब देखो मास ऑफ प्रोटॉन 31 के ऑर्डर का था, -31 के ऑर्डर का, और ये -27 के ऑर्डर का है। यानी इसका मास है ना 1840 टाइम्स होता है प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन का मास से। ओके, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो रिप्रेजेंटेशन जो है इसका, रिप्रेजेंटेशन है ऑफ प्रोटॉन, रिलेटिवली हम लोग देख सकते हैं कि ये प्रोटॉन हो गया, ये +1 हो गया, ये 1 हो गया। अब अगर हम देखना चाहेंगे कि आखिर दोनों में क्या रिलेशन है, अगर रेशियो ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो रेशियो ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया मेरा। तो अगर MP/ME करोगे तो MP देख लो कितना है, 1.67 × 10⁻⁻27 डिवाइडेड बाई 9.1 × 10⁻31। ओके, तब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा लगभग? तो ये अप्रॉक्सीमेट हो जाता है 1800 समथिंग 40 या 1800 भी मान सकते हैं हम लोग। ये 1800 आता है, यानी मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का 1800 टाइम्स है। ओके, इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, देख लो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, हमने डायरेक्ट एग्जैक्ट नहीं लिखा है। ठीक है, तो हमको क्या आता है, तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन के साथ साथ क्या है, न्यूट्रॉन भी है। तो अब हम लोग न्यूट्रॉन का बात करते हैं। तो न्यूट्रॉन जो है ये क्या होता है, तो न्यूट्रॉन जो होता है वो चार्जलेस पार्टिकल होता है, इसके पास अपना कोई चार्ज नहीं होता है। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं चार्जलेस पार्टिकल, जिसके पास कोई भी अपना चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो चार्जलेस पार्टिकल। लेकिन अब ये ऐसा नहीं है कि अगर इसमें चार्ज नहीं है तो इसमें मास नहीं होगा, मास तो होगा, जैसे कि हमने देखा था अभी। तो मास जो होगा, तो मास प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, सॉरी मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है, मास ऑफ न्यूट्रॉन स्लाइटली ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन
बट हम इसको क्या, क्योंकि ये स्लाइटली ज़्यादा होता है, बहुत ही कम ज़्यादा होता है प्रोटॉन का मान, तो इसीलिए हम लोग लगभग इसको सेम ही मानते हैं अगर इसको रिप्रेजेंटेशन कराते हैं, ठीक है। तो अगर इसके रिप्रेजेंट करें तो वो होगा N01, ठीक है। मतलब इसका चार्ज क्या है, 0 है, लेकिन इसका मास क्या है, रिलेटिवली 1 है। मतलब प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम ही हम लोग मान के इसको रिप्रेजेंट कराते हैं। तो आई होप हमने यहाँ पे तीनों के बारे में क्या हुआ, हमने जाना कि मास ऑफ प्रोटॉन क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है और मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, और कॉरेस्पॉन्डिंग इसका चार्ज क्या है। और हमने जाना कि पॉजिटिव चार्ज किसको कोरिलेट करा रहा है, नेगेटिव चार्ज किसको कोरिलेट करा रहा है। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन का जो चार्ज है या प्रोटॉन है, प्रोटॉन कहाँ पे रिसाइड करेगा, न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, घूमते रहता है ऑर्बिट में। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन के पास टेंडेंसी होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है हर एक बॉडी में अलग अलग एनर्जी के साथ उसके न्यूक्लियस के साथ एसोसिएटेड होता है, ठीक है। तो अगर सपोज मान लो कि अगर बॉडी हम लोग कंडक्टर ले, तो कंडक्टर के केस में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, या फिर हम ऐसा बोले कि तो वैलेंस सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो लूजली बाउंडेड होता है, तो उसके पास ज़्यादा पॉसिबिलिटी होता है कि अगर उतना एनर्जी उसमें प्रोवाइड कर दिया जाए तो हो सकता है कि वो एक्साइट करके किसी दूसरे बॉडी के पास भी जा सकता है, ठीक है। तो आप इतना लिखिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसमें कि इसको और कैसे एसोसिएट कराएंगे, या फिर बॉडी को, अब हम लोग बॉडी के बारे में देखेंगे कि बॉडी क्या होता है, बॉडी कितने टाइप से डिफाइन करेंगे और उसका यूजेस देखेंगे, उस पर चार्ज कैसे अपीयर होते हैं। ओके, इसको नोट कर लीजिए। अभी हम लोग ने जैसे देखा कि कोई भी आइसोलेटेड एटम का ये स्ट्रक्चर है, ओके। तो जनरली एटम जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, या फिर कोई भी आइसोलेटेड बॉडी जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आइसोलेटेड बॉडी या आइसोलेटेड एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस में जो होता है वो ये दोनों सेम होता है, यानी जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। तो इसीलिए जितना मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा, और ओवरऑल नेट चार्ज अगर एटम का देखते हैं तो वो 0 हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी हम बोल सकते हैं नेट चार्ज ऑन एनी आइसोलेटेड एटम इज 0। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि हमने यहाँ पे नेट चार्ज बोला, इसी के क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। लेकिन ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, यानी इसमें नेगेटिव चार्ज है ही नहीं। नेगेटिव चार्ज तो आपको दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव चार्ज भी आपको दिखाई दे रहा है। तो नेट चार्ज 0 होने का मतलब ये नहीं होता है कि उसमें चार्ज है ही नहीं, उसमें चार्ज है, लेकिन चार्ज क्या है, बैलेंस्ड है, जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। अब हम लोग आगे देखते हैं बॉडी के बारे में, ठीक है। तो अगर हम लोग बॉडी के बारे में देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज के बेसिस से अगर हम बॉडी के बारे में अगर हम लोग स्टडी करें तो ये जो बॉडी होगा वो 4 तरीके से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। एक होता है कंडक्टर बॉडी हो गया, दूसरा हो सकता है इसका इंसुलेटर, तीसरा हो सकता है सेमी कंडक्टर, और चौथा हो सकता है सुपर कंडक्टर। ओके, तो अभी जो हमको यहाँ पे सीखना है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में जानना है और इसी का यूज होगा। फिर भी हम थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, वो लूजली बाउंडेड होते हैं अपने न्यूक्लियस से। इंसुलेटर के इसमें क्या होता है, इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो टाइटली बाउंड होते हैं रिस्पेक्ट टू दिस अपने न्यूक्लियस से। सेमीकंडक्टर एक ऐसा केस होता है जिसमें ये एक साथ क्या होता है, टेम्परेचर के हिसाब से ये कभी कंडक्टर भी बन जाता है और कभी इंसुलेटर भी बन जाता है। इसका हम लोग जब मॉडर्न में देखेंगे, जब 12th क्लास के लास्ट में हम लोग जब मॉडर्न स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे सेमीकंडक्टर, तो इसके बारे में पढ़ना है। इसके बारे में हमको जनरली अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है।
तो वैसे हम इसमें बता देते हैं कि सुपर कंडक्टर क्या होता है, कब अचीव सुपर कंडक्टिविटी को अचीव कर जाता है, जब इसका टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, बहुत ही कम कर दिया जाता है। कि सुपर कंडक्टर में टेम्परेचर हम लोग बहुत ही लो रखते हैं, तब जाके सुपर कंडक्टिविटी अचीव होता है। और सुपर कंडक्टिविटी जब अचीव हो जाता है तो चार्ज जो होता है वो हमेशा क्या करता है, मूविंग स्टेज में होगा, यानी हमेशा उस पर अगर एक बार चार्ज क्रिएट हुआ है तो वो हमेशा उस पर मूव करते रहेगा या हमेशा उस पर लाई करेगा। ओके, तो अभी हम लोग को जो पढ़ना है वो हम लोग देखते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। तो हम लोग देख रहे हैं कंडक्टर के बारे में। तो यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी हमने लिख दिया है। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि जब भी कंडक्टर के बारे में हम लोग बात करेंगे तो कंडक्टर का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, हम लोग जानते हैं कि हर एक बॉडी का या हर एक एलिमेंट का अपना इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग अच्छी तरीके से ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। तो कंडक्टर जो होता है, कंडक्टर का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने न्यूक्लियस के साथ लूजली बाउंडेड होता है। जाहिर सी बात है, न्यूक्लियस का चारों तरफ चक्कर खाएगा तो न्यूक्लियस से ही बाउंडेड होगा, तो वो न्यूक्लियस से लूजली बाउंडेड होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम जितना एनर्जी के साथ अगर न्यूक्लियस से वो बाउंडेड है और उतना एनर्जी इसको सप्लाई करेंगे, तो वहाँ पे चांस होगा, प्रोबेबिलिटी होगा या पॉसिबिलिटी होगा कि वो इलेक्ट्रॉन क्या कर जाए, माइग्रेट कर जाए उसके अपने पर्टिकुलर ऑर्बिट से और किसी और ऑर्बिट में चला जाए या किसी और एटम में चला जाए। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है कि हमने यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा था, या इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा था, सर्कुलेट कर रहा था एक एटम के केस में, लेकिन जब हम कोई भी कंडक्टर का बात करते हैं तो कंडक्टर क्या होता है कि एक्युमुलेशन यानी नंबर ऑफ एटम्स जो होता है वो मिल के बना हुआ होता है। या अगर कोई भी एलिमेंट का या कंडक्टर का बात करते हैं, जैसे मान लो कोई कपर कंडक्टर का बात कर रहे हैं, तो मान लो कि अभी हम लोग देखेंगे कि एक अगर 6.3 या कुछ ग्राम अगर कपर का हम लोग देखेंगे तो उसमें देखेंगे कितना अमाउंट ऑफ एटम है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ एटम बहुत ज़्यादा होता है। तो क्योंकि नंबर ऑफ एटम बहुत ज़्यादा होता है तो उसमें एक एटम में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है या टोटल इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसके हिसाब से हम लोग बता सकते हैं कि उस पर्टिकुलर स्पेसिमेन में, कंडक्टर के स्पेसिमेन में कितना नंबर ऑफ चार्ज रिसाइड कर सकता है। ओके, और कितना चार्ज अपीयर मतलब करने का टेंडेंसी उसके पास है या कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि हमने एक एटम के बारे में देखा था, तो ये मटेरियल का अगर फॉर्मेशन हो गया या कोई भी हम लोग अगर कंडक्टर अगर छोटे से ग्राम का लेते हैं तो उसमें बहुत सारा एटम होगा। तो जब बहुत सारा एक एटम दूसरे एटम से क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा, तो उस केस में क्या होता है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन से क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, और उसमें ऐसा पॉसिबिलिटी होता है कि वो जो कुछ नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में होते हैं, वैलेंस सेल में होते हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो फ्री हो जाते हैं ना, फ्री टू मूव हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वो जो मूविंग चार्ज है या मूविंग इलेक्ट्रॉन है वो टेंडेंसी गेन कर लेते हैं वो किसी दूसरे बॉडी में जाने को। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब भी एटम का एक्युमुलेशन होता है किसी भी बॉडी के फॉर्मेशन में, तो बहुत सारे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, और वही फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर उनको हम लोग कंडक्शन इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे जब सेमीकंडक्टर का केस देखेंगे तब। तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन जिसको हम लोग कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होने के लिए। क्योंकि जो एनर्जी हम लोग देते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को, तो वो एनर्जी देते हैं, या फिर सपोज मान लो कि अगर फ्रिक्शन करते हैं तो फ्रिक्शन के दौरान क्या होता है, थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो वो उतना थर्मल एनर्जी है ना कैपेबल होता है कि कुछ अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी चेंज होता है थर्मल एजिटेशन ऑफ द बॉडी, यानी उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में चला जाता है, और वो क्या करता है, कैपेबल होता है कि उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्साइट करते हैं, यानी उसको भगा दे। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्टर के केस में वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं या फिर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जब कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होते हैं तो थोड़ा सा भी एनर्जी लेने पे वो किसी दूसरे बॉडी पे ट्रांसफ़र आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में डिटेल हम लोग सेमीकंडक्टर जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में देखेंगे कैसे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाते हैं। अभी हम लोग को बस कर दिया कि चार्ज क्यों एक्साइट होकर दूसरे बॉडी पर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। या फिर अब ये है कि जब भी कोई भी चार्ज कंडक्टर पे अगर आएगा या अपीयर होगा, तो वो कंडक्टर क्या करेगा,
अगर उसमें एक्सटर्नल सर्कमस्टांस लगाया जाए, एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए, क्या कर ले कि ये कंडक्टर क्या करेगा, उस चार्ज को अलाउ करेगा कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करके चला जाए। ठीक है, यानी चार्ज किसी भी कंडक्टर पर आसानी से मूव कर सकता है। क्यों? अब हम लोग देखते हैं कि अगर कोई भी कंडक्टर पे चार्ज अपीयर हो रहा है तो वो चार्ज हमेशा कंडक्टर के सरफेस पे ही अपीयर होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि कंडक्टर के अंदर चार्ज अपीयर हो गया। ठीक है, क्योंकि म्यूचुअल उसमें हम लोग ऐसा इसलिए होता है क्योंकि म्यूचुअल रिपल्सन के कारण क्या होता है, चार्ज सिमिलर टाइप का चार्ज जो होता है एक दूसरे से दूर होना चाहता है, और एक दूसरे से दूर होते होते क्या होता है वो सरफेस पे पहुंच, अब सरफेस से तो डायरेक्ट उड़ जंप करके जा नहीं सकता है जब तक कि उसको एक्सटर्नली ऐसा सर्कमस्टांस बनाया ना जाए। ठीक है, तो इसी के लिए अगर कोई भी कंडक्टर पे चार्ज अपीयर हो रहा है तो वो कंडक्टर क्या करेगा, अपने चार्ज को अपने सरफेस पे क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अगर सपोज यूनिफॉर्म सरफेस है तो उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अगर जनरली स्फेरिकल केस में देखते हैं, अगर स्फेरिकल कंडक्टर है तो चार्ज उस पर अपीयर जो होता है वो यूनिफॉर्मली उसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, और ये हमेशा केस होता है कि उस पर सरफेस पे ही होगा कंडक्टर के केस में। अब हम लोग बात करते हैं इंसुलेटर के बारे में, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। इंसुलेटर के केस में इसका जो कोई भी इंसुलेटर लेंगे, कोई भी बॉडी जो होंगे, जो अगर इंसुलेटर होगा तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, इंसुलेटर में भी जाहिर सी बात है बॉडी है तो उसमें एटम है, और एटम है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है ही, तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, टाइटली बाउंडेड होता है उसके न्यूक्लियस से, जिसके कारण क्या होता है कि हम लोग अगर इसमें एनर्जी भी सप्लाई करते हैं तो ये रिलेटिवली बहुत डिफिकल्ट होता है माइग्रेट करने के लिए। तो इसी के लिए हम लोग जब भी माइग्रेट जो होगा इलेक्ट्रॉन को कहाँ से होगा, तो कंडक्टर से होगा, इंसुलेटर से नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए और जनरली फिजिबल नहीं। तो हमने देख लिया कंडक्टर और इंसुलेटर। और इंसुलेटर का अगर एग्जांपल देखोगे तो देख लो, एग्जांपल हो गया इसका रबर, प्लास्टिक्स, वुड्स, तो ये सब क्या है इसके एग्जांपल हो गए। ठीक है, और कंडक्टर का एग्जांपल जैसे कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, एफी ले लेंगे, एजी ले लेंगे मतलब चांदी ले लेंगे, एयू ले लेंगे मतलब गोल्ड ले लेंगे, तो ये सब बहुत सारे एग्जांपल है। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं कि एक स्पेशल टाइप ऑफ कंडक्टर का जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज में आने वाला है हम लोगों के। ठीक है, उसका हम लोग बात करते हैं, वो होता है अर्थ। तो अर्थ को जो हम लोग मानते हैं क्या है, एक बहुत ही बड़ा कंडक्टर होता है। तो हम लोग देखते हैं अर्थ के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इट को कंसिडर अ ह्यूज कंडक्टर। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एज्यूम करते हैं बहुत बड़ा कंडक्टर में। ऐसा क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को ले भी सकता है और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को दे भी सकता है। ठीक है, ह्यूज कंडक्टर, सो इट कैन transfer a huge number of electron to or from anybody connected with it कहने का मतलब ये है, अगर हम अर्थ के केस में अगर देखें तो हम लोग देखते हैं कि अर्थ जो होता है वो बहुत ही बड़ा कंडक्टर होता है। तो क्योंकि ये कंडक्टर है तो ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर सकता है। ट्रांसफ़र में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को दे भी सकता है या इलेक्ट्रॉन को ले भी सकता है। अब किसको इलेक्ट्रॉन देगा, किससे इलेक्ट्रॉन लेगा, तो जो इसके साथ कनेक्टेड होगा उसको इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और उसको उससे इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि अगर इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो रिप्रेजेंटेशन जो होता है अर्थ का रिप्रेजेंटेशन वो होता है ऐसे। मान लो कि ये मेरा स्विच है और यहाँ पे अर्थ है, तो ये अर्थिंग होता है, ये स्विच हो गया। तो स्विच को कनेक्ट किए तो ये क्या करेगा, जैसे ही स्विच को कनेक्ट करेंगे तो ये कर सकता है कि बहुत सारा इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है, या फिर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन
ये ले भी सकता है। ओके, तो ये दोनों कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को सप्लाई भी कर सकता है और खींच भी सकता है। और किसको सप्लाई करेगा, किसको खींचेगा, तो जाहिर सी बात है ये किसी बॉडी को, मान लो कि ये कोई बॉडी है और ये बॉडी कनेक्टेड होगा इस अर्थ से, तो ये सप्लाई भी कर सकता है और दोनों एक साथ नहीं करेगा, या तो वो सप्लाई करेगा या फिर वो लेगा, या तो उसको देगा इलेक्ट्रॉन या फिर उससे इलेक्ट्रॉन लेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अर्थ का जो पोटेंशियल हम लोग समझते हैं वो जीरो पोटेंशियल, यानी जीरो पोटेंशियल समझते हैं। और ये जीरो पोटेंशियल क्या होता है वो हम लोग समय के साथ आगे देखेंगे कि ये जीरो पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। ओके, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो स्टूडेंट, आज तक हमने यहाँ पे देखा कि कोई भी कंडक्टर या कोई भी इंसुलेटर का काम क्या है, कंडक्टिंग बॉडी और इंसुलेटिंग बॉडी में डिफरेंसेस क्या होते हैं, एंड एक स्पेशल टाइप के कंडक्टर को भी देखा जिसको हम लोग अर्थ बोल रहे थे। ठीक है, अर्थ क्या कर रहा है कि ये किसी इलेक्ट्रॉन को ले भी सकता है, किसी इलेक्ट्रॉन को दे भी सकता है, जो इसके साथ अगर कोई बॉडीज़ के साथ एसोसिएटेड होंगे तो। ठीक है, तो अब हम लोग आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे किसी भी बॉडी को कैसे चार्ज किया जाएगा, मतलब अगर एक अनचार्ज बॉडी हो तो कैसे चार्ज करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।